हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी सुविधा के बारे में जिसकी मदद से आप बिना किसी दफ्तर गए घर बैठे सिर्फ कुछ मिनटों में अपना या अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। सरकार ने 2025 में एक नया पोर्टल लॉन्च किया है DCCR, जहां से आप देश की किसी भी राज्य से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपका जन्म अभी हाल में हुआ हो या फिर 10 से 20 साल पहले। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि अकाउंट कैसे बनाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डिले हुआ है तो क्या करना होगा, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप भी बिना भाग दौड़ के जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना। एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वह ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है DCCR.org। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। वैसे दोस्तों इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ सकते हैं। अब इस पोर्टल पर आने के बाद आप देखोगे कि सारे स्टेट के जो नेम है यहाँ पर दिए गए हैं। मोस्टली सारे स्टेट यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ से इन सारे स्टेट के लोग अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हैं। अब हमें करना क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले तो इस पोर्टल के अंदर हमें लॉगिन करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर लॉगिन के आइकन पर क्लिक करेंगे और जनरल पब्लिक वाला जो ऑप्शन है इस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी के सामने लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हम डायरेक्ट अगर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपना जो अकाउंट है वह क्रिएट करना है। इसके लिए हम साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म आएगा जहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करना है। मेल या फीमेल जो भी आप हैं वो जेंडर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पेरेंट की हो सकती है, उनके मम्मी या पापा में से किसी की भी हो सकती है जो अप्लाई कर रहा है, लेकिन बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है अभी हम इंटर नहीं कर रहे हैं। बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अंदर इंटर करेंगे और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है हम यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। अब अगला जो सेक्शन आता है जहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है वो एंटर करना है। तो हमारा जो पता है इंडिया के अंदर ही है। अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है इसी पे क्लिक करेंगे और स्टेट को चूज करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील को चूज करना है। अपने विलेज का नेम या फिर जिस भी शहर या गांव से हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। आपकी एरिया का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अपना जो पता है वो कंप्लीट एंटर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो एंटर करना है। नेशनैलिटी हमारी इंडियन है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हो वो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट के टैब पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करना है। ईमेल ID हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है जनरेट होगा तो इसी मेल ID पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID को एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड दिखाया गया है। ये कैप्चा कोड जैसे लिखा हुआ है सेम आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद में सेंड OTP के टैब पर क्लिक करना है। तो इस मेल ID को वेरीफाई करने के लिए मेल ID पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आपकी मेल ID पर जो भी OTP आई होगी वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर वेरीफाई के टैब पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करके लॉगिन करेंगे। कैप्चा कोड की सेल्स में जो भी यहाँ पर प्लस माइनस करने के लिए बोला गया है उसका जो आंसर आता है आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन के टैब पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में लॉगिन के टैब पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो लॉगिन ID है वह क्रिएट हो चुकी है। अब हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ से हम अपना जो बर्थ सर्टिफिकेशन है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि बर्थ का रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर बर्थ वाला जो सेक्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने मल्टीपल ऑप्शन आएंगे जहां पर आप देखोगे कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर पहले से बनाया जा चुका है तो उसको आप सर्च कर सकते हो।
इसी के साथ में आप देखोगे कि ओल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो भी लोग पुराने हैं जिनका अभी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो वो किसी भी एज के पड़ाव में अपना जो सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमें एक नया बर्थ सर्टिफिकेशन करना है तो यहाँ पर हम रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने एक फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लिस्ट में से अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्राइमरी लैंग्वेज पहले से सिलेक्ट है, आपको सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। आपने देखा अभी तक फॉर्म के अंदर हमने बच्चे की कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर नहीं की थी। अब यहाँ पर हमें बच्चे की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हमें दर्ज करना है, जिसमें कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बच्चे का जो जन्म है जब भी हुआ है वो वह ईयर, मंथ और डेट को चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने एक पॉपअप आएगा कि आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं। तो बिल्कुल मेरे पास दस्तावेज मौजूद हैं, तो हम क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को कंफर्म डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में सेम उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। जन्म का टाइम भी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको इस वॉच वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से टाइम को चूज कर लेना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को आधार इनेशन का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर बच्चे का जो आधार एनरोलमेंट है अगर आपने कर रखा है तो उसका जो आधार नंबर है यहाँ पर आपको एंटर करना है। आज की डेट में बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर बड़े किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जन्म होता है तो वहाँ पर बच्चे का जो आधार का एनरोलमेंट है तुरंत ही जन्म के उपरांत ही हो जाता है। तो अगर आपने एनरोलमेंट करा रखा है तो उसका जो एनरोलमेंट नंबर या फिर आधार नंबर जो जनरेट हुआ है तो वह भी आप यहाँ पर दे सकते हो। इन केस अगर आपके बच्चे का अभी आधार कार्ड नहीं बना है तो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आप सभी को बच्चे का जो नेम है वो कंप्लीट आपको दर्ज करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसी तरीके से नेम को दर्ज करना है। अब हो सकता है मिडिल नेम ना हो बच्चे के नेम में, तो यहाँ पर मिडिल का जो सेक्शन है उसे आप छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे कि हम ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नेम को लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो सेकेंडरी लैंग्वेज हमने सिलेक्ट किया है हिंदी, उसके अंदर यह ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ जा रहा है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके केस में कि आपने यहाँ पर कुछ फिल किया वो सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड का आइकन देखने को मिल जाता है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक वर्चुअल कीबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर आप मैन्युअली इसको करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप कंफर्म नेम के सेक्शन में आकर के सेम उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपने बच्चे का जो नेम है आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर नेम को एक टिक करने का ऑप्शन दिख रहा है कि बच्चे का नेम अगर नहीं रखा गया है तो उस केस में भी आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको इस पर टिक करना होगा और इसके बाद में 12 महीने तक का आपको समय मिल जाता है। बच्चे का जो नामकरण है जब हो जाएगा तो आप यहाँ पर अपडेट करा सकते हो। तो अगर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद आप अप्लाई कर रहे हो, बच्चे का जो नेम है अभी नहीं नामकरण हुआ है, तो ऐसे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मेरे केस में नामकरण हो चुका है, हमने नाम यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब इसके बाद में बच्चे के फादर का जो नेम है यहाँ पर आपको एंटर करना है, सेम उसी तरीके से जैसे कि बच्चे का नेम यहाँ पर हमने एंटर किया था। इसी के बाद में आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल आईडी फादर की जो कम्युनिकेशन के लिए है यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर आपको पिता का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में सेम उसी तरीके से मदर का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर भी मदर की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जैसे कि पिता की हमने एंटर की है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर मदर की भी एंटर कर लेंगे। अब आपको एड्रेस ऑफ प्रेजेंट के एड्रेस में आना है। यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय पर माता पिता का जो वर्तमान पता था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। पता जैसे कि इंडिया के अंदर ही था। स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील को सिलेक्ट करना है और इसके बाद में विलेज का जो नेम है यहाँ पर आपको लिस्ट में से सिलेक्शन करना है और उसके बाद में आपके एरिया का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसी के साथ में अब आपको जो सेक्शन मिलता है यहाँ पर आपको हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, अपार्टमेंट नेम और यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है वो आपको एंटर कर लेना है। और यार रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी आप देखोगे कि कन्वर्ट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो मैनुअली आप कीबोर्ड के माध्यम से चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से वर्तमान पता हमने कंप्लीट एंटर कर दिया है। इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है वो परमानेंट एड्रेस का है। तो यहाँ पर जो ऊपर पता हमने एंटर किया था वो वर्तमान पता है। अब हमसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। अब जैसे कि आप मुंबई में काम के सिलसिले में रहते हो और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पर दूसरा जो एड्रेस है अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक सेक्शन फिर से आ जाएगा। तो अपने परमानेंट एड्रेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अब मेरे केस में जैसे कि करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है,
हम एक ही जगह रहते हैं तो हम एस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आएंगे। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि बच्चे का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। तो जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर हुआ तो हॉस्पिटल सिलेक्ट करना है, घर के अंदर हुआ है या फिर कोई अन्य स्थान पर हुआ है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो जैसे कि घर पे हुआ है तो घर आप बताओगे। हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर हुआ है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो यह बर्थ सर्टिफिकेट है आपको खुद ही जनरेट करके दिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखे हैं, तो उनके अंदर अगर जन्म हुआ है तो आपको फिर यहाँ से अप्लाई करना पड़ता है हॉस्पिटल सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर आप अपने गाँव या शहर का जो नेम है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप सभी के सामने एक रजिस्ट्रार की पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप हो तो एक ही नेम आएगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि एक से ज़्यादा रजिस्ट्रार होते हैं, तो आपको अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग अपना जो रजिस्ट्रार है उसका सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपसे हॉस्पिटल का जो नेम है वो सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने हॉस्पिटल ऊपर सिलेक्ट किया है तो, अगर आपने घर सिलेक्ट किया है तो हॉस्पिटल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हॉस्पिटल, जैसे कि कई सारे हॉस्पिटल के जो नेम है यहाँ पर आप देखोगे कि पहले से ही प्रीफिल्ड आ रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल का नेम नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन पे आप सिलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद में उस हॉस्पिटल का जो नेम है आपको मैनुअली यहाँ पर एंटर कर देना है और इसके बाद में आपको सेव ड्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में सेकंड जो पेज आता है जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि माता सामान्यतः कहाँ पर रहती थी। तो अगर वर्तमान पते पर ही रहती थी, जैसे कि जो पता आपने पहले से ऐड कर रखा है उसी पते पर रहती थी, तो यहाँ पर आपको टिक करने का ऑप्शन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको अलग से कोई भी एड्रेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं है और अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। अब इसके बाद में फादर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो फादर का जो रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में पिता का जो शैक्षिक स्तर है, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पिता का जो भी ऑक्यूपेशन है, जैसे कि जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी के अंदर हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद आपको मदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर माता का जो भी धर्म है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। माता के ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाता है तो आपको ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, जैसे कि हाउस वाइफ हैं या फिर काम करती हैं, तो कई सारे कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। अब जैसे कि हाउस वाइफ हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर नॉन वर्कर वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब इतना करने के बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो माता की जो एज है आपको यहाँ पर एंटर करना है। शादी के वक्त में कितनी एज थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। पहली शादी की बात हो रही है तो अगर डिवोर्स हुआ है तो यहाँ पर आपको जो पहली शादी की एज थी वो आपको एंटर करना है। इसी के साथ में इस बच्ची के जन्म के समय पर माता की जो एज है वो कितने साल हो चुकी है वो आपको यहाँ पर ईयर के अंदर एंटर करना है। इसी के साथ में नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उस माता के, जैसे कि इससे पहले जो भी जीवित बच्चे हैं उनको मिला करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर अभी का बच्चा और इससे पहले के बच्चे को मिला करके आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर पूछा जाता है कि डिलीवरी का मेथड क्या था, जैसे कि कोई हॉस्पिटल के अंदर हुआ था, संस्थागत किया गया है, तो यह वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, या फिर घर पे हुआ है, गैर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, तो यहाँ पर आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि प्रसूति की प्रक्रिया क्या थी, तो यहाँ पर मेथड ऑफ डिलीवरी के सेक्शन में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि सिजेरियन हुई है या फिर वैक्यूम से हुई है या फिर स्वाभाविक यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो यहाँ पर जैसे भी प्रसव हुआ है वो आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके साथ में जन्म के समय कितना वजन था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसी के साथ में गर्भावस्था कितने हफ्ते की थी, वो यहाँ पर जितने भी दिन की प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी के टाइम आपको यहाँ पर हफ्तों के अंदर बताना है। अब इतना करने के बाद में आप देखोगे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि CGSS, ECHS कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म हो गया। तो ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अभी आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, ये डिपेंड करता है आपने रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के अंदर किया है। जैसे कि यहाँ पर 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करोगे तो अलग प्रोसेस होगा, या फिर 1 साल के अंदर करोगे, 2 साल हो चुके हैं या फिर 10 साल हो चुके हैं तो उसका जो प्रोसेस है वो अलग होता है।
उसके केस में कुछ डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है वह बढ़ जाती है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत होती है और एक डिले फीस की पेमेंट भी आपको करने की ज़रूरत होगी। जैसे कि स्कैनर्ड इमेजेस रिपोर्टिंग फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, वह हम अपलोड कर सकते हैं। अब CGHS ECHS का जो कार्ड होता है, जो जज्जा बच्चा का हेल्थ कार्ड बनता है, जब जन्म के समय पर टीकाकरण का जो कार्ड बनता है वह आप अपलोड कर सकते हो। या फिर रिपोर्टिंग फॉर्म एक हॉस्पिटल की तरफ से भर के दिया जाता है बच्चे के जन्म के बाद। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड को भी अपलोड कर सकते हो। इसके बाद में सेकंड जो सेक्शन मिलता है, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप मांगी जा रही है। तो जैसे कि हमने हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। अगर घर पे जन्म हुआ होता तो ये जो डॉक्यूमेंट है हमें देने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर उसी तरीके से जो भी आप सिलेक्शन करोगे उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो यहाँ पर भी आप ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डिस्चार्ज का जो लेटर है आपको जो मिला है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप देखोगे कि मेरे केस में केवल इतने ही डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। अब कुछ लोगों की केस में ऐसा हो सकता है कि 1-2 डॉक्यूमेंट ज्यादा आपको देने पड़े। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करता है कि आप रजिस्ट्रेशन किस प्रोसेस से कर रहे हो। जैसे कि बच्चे का जन्म हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो उसके लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, और घर पे जन्म हुआ होता है तो उसके लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। इसी के साथ में एज के हिसाब से भी वेरीफाई करता है। तो जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड होता है कि बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर ही जो रजिस्ट्रेशन है वह पोर्टल पर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो बढ़ जाते हैं। 21 दिन के अंदर केवल आपको आधार कार्ड देना होता है और इसी के साथ में एक रिपोर्टिंग फॉर्म, जो घर पे अगर जन्म हुआ है तो आप खुद से भी भर के दे सकते हो। मैंने इस फॉर्म का जो डाउनलोड लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो वह खुद ही आपको भर के और स्टाम्प लगा करके देते हैं। इसी के साथ में 21 से 30 दिन के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उस केस में क्या है कि फॉर्म नंबर 1 बढ़ जाता है और एक विलंब शुल्क यानी कि डिले फीस आपको पेमेंट करनी पड़ती है। 30 दिनों से ज्यादा अगर हो चुका है तो उस केस में एक शपथ प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है और फॉर्म नंबर 10 भर के देना पड़ता है। और यहाँ पर भी विलंब चार्ज आपको देना पड़ेगा, जितना भी आप डिले करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्ज देना पड़ता है। अब 1 साल से अगर ज्यादा हो चुका है तो उस केस में सेम ही रूल होता है। 4-5 साल 10 साल डिले आपने किया है तो वही एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर आप सभी को जैसे कि फॉर्म नंबर 1 और 10 देना होगा। 1 साल से ज्यादा होने पर आपको विलंब शुल्क देना पड़ेगा और साथ ही आपको यहाँ पर एक आदेश कराना पड़ता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो कि आपके तहसील के अंदर बैठते हैं, वही मजिस्ट्रेट आदेश करते हैं। उसके लिए आपको एक नोटरी करानी पड़ती है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हमने क्यों डिले किया, किस वजह से डिले हुआ है, और उसी के बिहाफ पर मजिस्ट्रेट आपको ऑर्डर जनरेट करके देगा। उस ऑर्डर को ही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा अगर आपके केस में मांगा जाता है तो। मेरे केस में जैसे कि 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ है तो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। हम नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर एंटर किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल होकर के आ चुकी है। कोई भी अगर आपको करेक्शन करना है तो आप बैक जाकर एडिट कर सकते हो। हम यहाँ पर नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे, प्रमाण पत्र किस तरीके का चाहिए सिलेक्ट करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 10 रुपए की फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आपके सामने फीस को पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो उस केस में क्या है कि फीस डिपेंड करता है कितने साल आपने डिले किया है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि 22 से 30 दिन हुए हैं, 31 से 1 साल हुआ है तो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो फीस है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो डिपेंड करता है कितना आपने डिले किया है, उसके हिसाब से ही आपको फीस पेमेंट करना होगा। जैसे कि आप देखोगे कि हमने ऑनलाइन मेथड से ये जो फीस है पेमेंट किया है और पेमेंट की जो पावती स्लिप है वो भी जनरेट होकर के आ चुकी है। इसी के साथ में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की जो रिक्वेस्ट है वो भी सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। अब अगर आप दोबारा से डैशबोर्ड पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमने अप्लाई किया है। यहाँ पर एप्लीकेशन हमारी करंट देखने को मिल जाती है। जब भी बर्थ सर्टिफिकेट आपका जनरेट होगा तो यहाँ पर उसका जो स्टेटस है वो जानने को मिल जाएगा। आप दोबारा से यहाँ पर आकर के अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका स्टेटस जान सकते हो। बाकी इसकी जो कॉपी है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट आपका जनरेट होता है तो ईमेल जैसे कि हमने जोड़ दिया था तो ईमेल पर और उसी के साथ में मोबाइल फोन पर मैसेज के माध्यम से लिंक आ जाता है और इसी के साथ में आपकी ईमेल आईडी पर बर्थ सर्टिफिकेट की PDF कॉपी आ जाती है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, वो भी बिना किसी सरकारी दफ्तर की लाइन में लगे, सिर्फ ऑनलाइन कुछ ही क्लिक के जरिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।